पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब इस चैप्टर में जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। क्या क्या जानेंगे, जरा ध्यान से सुनो। पहला जानेंगे कि आपका पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। दूसरा जानेंगे विश्व की पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तीसरा जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। चौथा जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य। पांचवा जानेंगे खाद्य श्रृंखला। छठा जानेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। सातवां में आपको जानेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रम। आठवां जानेंगे अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार। उसके बाद जानेंगे जैव मंडल, जैव भू रासायनिक चक्र या पोषण का चक्रण। परितंत्र सेवाएं, परितंत्र सेवाएं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात होगी। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उत्तर के बारे में बात होगा और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी बात किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिया जाएगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले शुरू किया जाए तो सबसे पहले शुरू करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक एजी टेंसले ने किया था। 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। एजी टेंसले ने। आगे है आपका, इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है क्रियात्मक, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। अगर प्रकृति बना है तो जैसे घर बना है ईटा से, तब प्रकृति बना है परितंत्र, क्या बोल रहे थे, पारिस्थितिकी तंत्र से। प्रकृति बना है पारिस्थितिकी तंत्र से, वही लिखा हुआ है। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, क्रिया के इकाई है, यह क्रिया के द्वारा, ठीक है, जिसमें सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक जीव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा जैविक व अजैविक घटकों के साथ रहकर कार्य करते हैं। जैविक व अजैविक घटकों को रहकर कार्य करते हैं। अगला है अथवा वातावरण में जैविक। जैविक की अंग्रेजी होता है बायोटिक। वातावरण में जैविक, जैविक की अंग्रेजी हो गया बायोटिक। और अजैविक घटकों, अजैविक का इंग्लिश हो गया अबायोटिक। अबायोटिक घटक हो गया कंपोनेंट। अथवा जीव एवं वातावरण की अतिक्रियाओं, इंटरैक्शन के फलस्वरूप बने तंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। कहा जाता है वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों, बायोटिक के एंड बायोटिक कंपोनेंट, अथवा जीव एवं जीव वातावरण की क्रियात्मक के अंतक्रियाओं, इंटरैक्शंस, अंतक्रियाओं की अंग्रेजी होता है इंटरैक्शन के फलस्वरूप बने तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान रहे थे। पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान रहे थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र है ना, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहते, ठीक है। आगे का है विश्व की पारिस्थितिकी तंत्र, ग्लोबल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हुआ पारिस्थितिकी तंत्र और ग्लोबल हुआ विश्व के संदर्भ में आता है ग्लोबल। विश्व का अंग्रेजी होता है ग्लोबल।
संपूर्ण जीव मंडल जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय परितंत्र समाहित होते हैं। परितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है। यह जो तंत्र है विशाल भी है, जटिल भी है। छोटा तालाब से लेकर बड़ा महासागर तक हो सकता है ना। संपूर्ण जीवमंडल में जिसमें पृथ्वी पर स्थानीय परितंत्र समाहित होते हैं। परितंत्र का आकार छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल, एक छोटा तालाब भी एक परितंत्र हो सकता है, एक विशाल जंगल, एक महासागर, या तंत्र बहुत विशाल या जटिल हो सकता है। अतः दो श्रेणियों में बांटा जाता है। परितंत्र को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, स्तरीय एवं जलीय। परितंत्र को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, स्तरीय एवं जलीय। स्तरीय का अंग्रेजी होता है टेरेस्ट्रियल। स्थलीय का अंग्रेजी टेरेस्ट्रियल। स्थलीय का अंग्रेजी क्या होता है? टेरेस्ट्रियल। जंगल, घास, मैदान तथा मरुस्थल आदि। जलीय के अंग्रेजी होता है एक्वाटिक। जलीय का अंग्रेजी एक्वाटिक। स्थलीय का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। झीलें, तालाब तथा दलदली क्षेत्र में नदियां एवं ज्वार सागर आदि। आगे सुनिए इसके बारे में। परितंत्र क्या? परितंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। टाइप ऑफ इकोसिस्टम। उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक के पारिस्थितिकी तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी परितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आगे कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि पारिस्थितिकी तंत्र को पहले दो भाग में बांटा गया था। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र को दो भाग में बांट देता है। एक आपका प्राकृतिक हो गया और दूसरा आपका नेचुरल इकोसिस्टम जिसको कहते हैं प्रकृति को, और दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, आर्टिफिशियल कृत्रिम सिस्टम अथवा मानव निर्मित है ना। उदाहरण के लिए यहाँ पर दी है मानव निर्मित में एक्वेरियम जो बनाया जाता है, कृषि भूमि जो है, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब जो हो गया मानव निर्मित। अब कह रहा है कि प्राकृतिक जो है का भी दो भाग है। प्राकृतिक के पारिस्थितिकी तंत्र का भी दो भाग है। एक का नाम दिया है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है ना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र आपका स्थलीय का हो गया टेरेस्ट्रियल पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय का पारिस्थितिकी तंत्र का हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। स्थलीय के उदाहरण में है घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र है, वन पारिस्थितिकी तंत्र है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का दो भाग बांटा गया है। पहला आपका हो गया आपका अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र, फ्रेश वाटर। अलवणीय जिसमें लवण ना हो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र को फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जैसे आपको पाउंड हो गया, रिवर हो गया, झरना, स्ट्रीम हो गया, लेक्स हो गया। लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम। लवणीय जैसे वाटर इकोसिस्टम, समुद्र का मेरीन हो गया, लवणीय झील हो गया। लवणीय झील हो गया, समुद्र का मेरीन हो गया, है ना, समुद्र का मेरीन। तो इस ढंग से आपको बांटा गया। आगे आप चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। परितंत्र की संरचना दो घटक होते हैं। परितंत्र की संरचना के दो घटक होते हैं, जैविक बायोटिक और अजैविक अबायोटिक। जैविक माने बायोटिक, अजैविक माने अबायोटिक।
तो कहते हैं जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट सभी सजीव लिविंग घटकों को जैविक घटकों में शामिल किया गया। सभी सजीव लिविंग घटकों को जैविक घटक में शामिल किया गया। ये मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते 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 हैं। आगे है, इसमें दिया हुआ है कि आपका पहला कौन सा है। पहला हो गया आपका उत्पादक, जिसको श्वासपोशी पौधे कहते हैं। उत्पादक बढ़ता है मतलब श्वासपोशी पौधे। प्रोड्यूसर, उत्पादक का दूसरा नाम श्वासपोशी पौधे होते हैं। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर्स, उपभोक्ता कहते हैं कंज्यूमर्स को। और तीसरा अपघटक कंपोजर। तो यहाँ पर जो हमने बताया आपको कि भाई कि श्वासपोशी है ना, सभी सजीव घटकों को जैविक घटक में शामिल किया गया। ये तीन प्रकार के होते हैं सभी जैविक घटक। और दूसरा था अजैविक घटक। जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया है ना। परितंत्र के जैविक घटक तीन भागों में बांटा गया है। एक उत्पादक हो गया जिसको प्रोड्यूसर कहा जा गया, उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर कहा गया, अपघटक हो गया। अपघटक कंपोजर। अपघटक उत्पादक प्रोड्यूसर, उत्पादक कंज्यूमर, उपभोक्ता कंज्यूमर। और अपघटक कंपोजर्स। अपघटक डिकम्पोजर्स। आगे है जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट, इसमें सभी जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इसी में सभी जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति में समुदाय के रूप में रहते हैं। ये सभी समुदाय परस्पर किसी न किसी रूप में अंतर संबंधित होते हैं। ये समुदाय किसी के रूप में, ये जो समुदाय प्रकृति में समुदाय के रूप में, ये समुदाय परस्पर किसी न किसी रूप में अंतर संबंधित होते हैं, है ना, अंतर संबंधित रहते हैं। आगे पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के कंपोनेंट। पारिस्थितिकी तंत्र के कंपोनेंट दो घटक को पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होता है दो वर्गों में बांटा जाता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिसे जैविक घटक को लिविंग कंपोनेंट कहते हैं, अजैविक घटक को नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं, जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और अजैविक घटक को अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें आपका उत्पादक का प्रोड्यूसर, उपभोक्ता का कंज्यूमर और अपघटन का आपका डिकम्पोजर है। अपघटन का डिकम्पोजर है। अपघटन का डिकम्पोजर है। श्वासपोशी उत्पादक का आपका श्वासपोशी हो गया, है ना। उत्पादक का दो भाग होता है, श्वासपोशी होता है और रसायनपोशी होता है। उत्पादक का दो भाग होता है, श्वासपोशी और रसायनपोशी, जबकि उपभोक्ता का तीन भाग होता है, उपभोक्ता का चार भाग होता है। उपभोक्ता का चार भाग होता है। पहला आपका हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, पहला प्राथमिक उपभोक्ता जिसे प्री कंज्यूमर कहते हैं, दूसरा में द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता और सर्वहारी उपभोक्ता। सर्वहारी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वहारी उपभोक्ता। तो ये चार भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और सर्वहारी उपभोक्ता। आगे आपका है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र अथवा या पारिस्थितिकी तंत्र। वास्तव में जैव घटक
वास्तव में जैविक घटक किसी न किसी पारिस्थितिकी तंत्र या पोषण संरचना को दर्शाते हैं। पोषण स्तर ट्रॉपिकल लेवल। पोषण स्तर जिसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल दृष्टि से जीवों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पोषक स्तर से की दृष्टि से ट्रॉफिक लेवल की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला स्वपोषी या उत्पादक, स्वपोषी या उत्पादक। दूसरा विषमपोषी या उपभोक्ता, स्वपोषी या उत्पादक और दूसरा विषमपोषी या उपभोक्ता। स्वपोषी या उत्पादक, विषमपोषी या उपभोक्ता। स्वपोषी को कहते हैं या उत्पादक को कहते हैं ऑटोग्राफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर या उत्पादक। ऑटोट्रॉफ्स या और प्रोड्यूसर या उत्पादक वे सभी पादप जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वे सभी पादप जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण में हरे पादप व प्रकाश संश्लेषण जीवाणु। हरे पादप या प्रकाश संश्लेषण जीवाणु। हरे पादप या प्रकाश संश्लेषण जीवाणु। दूसरा है आपका प्रोइजे कोरमोंडी ने इन्हें उत्पादक की जगह परिवर्तन या परिक्रमी कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर बताया है। प्रोइजे कोरमोंडी ने इन्हें उत्पादक की जगह परिवर्तक या परिक्रमी कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर बताया है। विषमपोषी या उपभोक्ता। विषमपोषी या उपभोक्ता हेटेरोट्रॉफस और कंज्यूमर। हेटेरोट्रॉफस और कंज्यूमर वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं तथा प्रत्यक्ष में यानी वास्तविक में दिखाई देने में या परोक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, है ना, प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं विषमपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। स्वयं भोजन नहीं बनाता है, दूसरों पर निर्भर करता है, उसी को विषमपोषी, उपभोक्ता, कंज्यूमर वगैरह कहते हैं। आगे है उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर वे जीव जो अपना भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों या उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। वे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अनेक शाकाहारी जंतु जैसे गाय, बकरी, हिरण आदि प्रथम उपभोक्ता होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता के मतलब हुआ, द्वितीय उपभोक्ता में आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। वे भोजन के लिए शाकाहारी उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें मांसाहारी भी कहते हैं, जैसे मेढक, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सर्प इत्यादि। तृतीय उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर कुछ से मांसाहारी जीव दूसरे मांसाहारी जीवों का जीव या द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। कुछ उपभोक्ता उच्च मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ उपभोक्ता उच्च मांसाहारी तौर पे कार्निवोरस, उच्च मांसाहारी कार्निवोरस मिश्र मांसाहारी
थोप मने उच्च आकर्णी बोलस मिस मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं प्रवृत्ति के होते हैं जिनको दूसरे जंतु मार कर नहीं खा सकते जिन्हें दूसरे जंतु मार कर नहीं खा सकते इन्हें उच्च या शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। शेर, चीता, बाघ, बाज, शार्क, मगरमच्छ, गिद्ध, मोर इत्यादि। शेर, चीता, बाघ, बाज, शार्क, मगरमच्छ, गिद्ध, मोर इत्यादि। अगला है अजैविक कंपोनेंट। अजैविक के घटक अबायोटिक कंपोनेंट भौतिक पर्यावरण के सभी जीव पदार्थों उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। भौतिक पर्यावरण के सभी निर्जीव पदार्थों उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ओदोम 1971 में जैविक घटकों के 3 भागों में विभक्त किया है। ओदोम 1971 में जैविक घटकों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग है आपका कार्बनिक पदार्थ। पहला भाग में आपका कार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक माने कार्बनिक पदार्थ हो, सब्सटेंस माने पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक माने कार्बनिक होता है, इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक होता है। तो इसमें सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज तत्व एवं गैसों को समृद्ध किया जाता है। इसमें खनिज तत्व जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज आदि के कार्बोनेट, फास्फेट एवं सल्फेट को समृद्ध किया जाता है। इसमें खनिज तत्व पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि के कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट को समृद्ध किया जाता है। गैस में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम आदि का यूज किया जाता है। उपरोक्त खनिज तत्व गैसीय वायुमंडल में निरंतर चक्रण करते हैं। उपरोक्त खनिज एवं गैसीय वायुमंडल में निरंतर चक्रण करते हैं। ये उत्पादकों के लिए कच्ची सामग्री होती है। सर्वप्रथम उपभोक्ता इनका उपयोग करते हैं। ये उत्पादकों में से ये उपभोक्ताओं में जाते हैं तथा वहाँ मुक्त होकर फिर से पर्यावरण में आते रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इन खनिजों को निरंतर चक्रीय भ्रमण साइक्लिंग होता है जिसे जैव भू रासायनिक केमिकल कहते हैं। आगे आपका है कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक घटकों से तात्पर्य कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा इनके अपघटन से उत्पन्न पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, ह्यूमस हो गया आदि। इसके अतिरिक्त एटीपी, पर्णहरित एवं डीएनए आदि को भी कार्बनिक घटकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कतः कार्बनिक घटकों से तात्पर्य है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इनके अपघटन से उत्पन्न पदार्थ यूरिया, ह्यूमस। इसके अतिरिक्त एटीपी, पर्णहरित एवं डीएनए आदि को भी कार्बनिक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आगे है ये समस्त पदार्थ किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य स्थापित करते हैं।
ये समस्त पदार्थ किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। आगे आपका है जलवायवीय कारक। जलवायवीय कारक क्लाइमेटिक कंपोनेंट। जलवायवीय कारक कारक का हो गया कंपोनेंट, जलवायवीय को हो गया क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक है ना, क्लाइमेट होता है जलवायु और क्लाइमेटिक माने होता है जलवायवीय। क्लाइमेटिक कंपोनेंट, क्लाइमेटिक कंपोनेंट इसके अंतर्गत तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, प्रकाश अपसादन, सौर ऊर्जा आदि भौतिक कारकों को सम्मिलित किया जाता है। ये जो जलवायवीय होता है उसमें वर्षा भी आता है, आर्द्रता होता है, वायु होता है, वायुमंडलीय होता है, दाब होता है, प्रकाश होता है, अपसादन होता है, सौर ऊर्जा होता है, भौतिक कारकों के सम्मिलित किया। जो वातावरण के जो कारक हैं, वातावरण से उठा के सारा को इसमें लिख दिया गया है। आगे है आपका जैविक व अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है। जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर क्रियाओं को परस्पर एक भौतिक एवं संरचना है ना, भौतिक संरचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार के परितंत्र की विशेषता है। जो प्रत्येक प्रकार की परितंत्र की विशेषता है। आगे कह रहा है कि विविध स्तरों पर विभिन्न प्रकार प्रजातियों को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वितरण को स्तर को विन्यास कहते हैं। उदाहरण स्वरूप एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियाँ द्वितीयक स्तर तथा जड़ी बूटियाँ एवं घास निचली धरातलीय स्तर पर निवास करते हैं। उदाहरण के लिए एक जंगल विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियां ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप से वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए एक जंगल वृक्ष की सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर है, झाड़ियाँ द्वितीयक का स्तर है, जड़ी बूटियां एवं घास निचले धरातलीय स्तर पर निवास करते हैं। एक पारिस्थितिकी जो तंत्र में समाहित जो मुख्य कार्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला उत्पादकता, वो चर्चा हो चुका है। प्रोडक्टिविटी, अपघटन, डिकम्पोजिशन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र। ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो और पोषण चक्र, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग उदाहरण के लिए किसी एक छोटे तालाब को लेते हैं और जो एक जलीय परितंत्र को जटिल पारिस्थितिकी को समझाने में सहायक होते हैं तब एक उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें एक परितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। तालाब का पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र का घटक, जैविक घटक लिविंग और अजैविक घटक नॉन लिविंग। जैविक घटक लिविंग और अनजैविक घटक नॉन लिविंग। जो जैविक घटक है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला उत्पादकता, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजिशन
कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर। तो उत्पादकता में आपको फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल, तैरते व जल निम्नमग्न पौधे। कंज्यूमर में हो गया आपका ज़ूप्लैंक्टन। स्वतंत्र प्लवी तथा तल पर रहने वाला जीव। उसके बाद हो गया आपका कवक जीवाणु फ्लैजीलेटस। दूसरा हो गया आपका जैविक अवघटक नॉन लिविंग। मृदा कण जल CO2 घुलित O2। सोज विकिरण। आगे है आपका पानी का जैविक घटक है। पानी एक अजैविक घटक है जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व तथा मृदा प्रचुर मात्रा में तरी में जमा होते हैं। कहता है पानी एक अजैविक घटक है जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व मृदा प्रचुर मात्रा में तरी में जमा होते हैं। स्वपोषी घटक जैसे पादप, लवक, कुश से शैवाल, प्लावक। फाइटोप्लैंक्टन। स्वपोषी घटक जैसे पादप, लवक, कुछ शैवाल तथा प्लावक के फाइटोप्लैंक्टन सूरज की रोशनी में सहायता से अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित कर के भोजन बनाते हैं। सूरज की रोशनी की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों के में रूपांतरित कर भोजन बनाते हैं। दूसरा है आपका विषमपोषी स्वपोषी को भोजन के रूप में बना लेते हैं। अपघटक मृत सड़े कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं। अपघटक के मृत सड़े कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। होता है। ऊर्जा जो है एक दिशा में जाता है। अपघटक जो है बड़ा सड़े कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करता है। विषमपोषी जो है स्वपोषी को भोजन के रूप में लेता है ना। जो भी जीव जंतु है पौधा को लेता है स्वपोषी को, ठीक है। स्वपोषी जो घटक है जैसे पादप, प्लावक, कुछ शैवाल एवं प्लावक जो है सूरज की रोशनी की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ के रूप में रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर अब उत्पादकता के बारे में चर्चा होगी, प्रोडक्टिविटी के बारे में चर्चा होगी, जिसको कहते हैं उत्पादकता यानी पेड़ पौधा। उत्पादकता बोले तो पेड़ पौधा स्वपोषी प्रति इकाई समय में जीवों के द्वारा जैव बायोमास के उत्पादन की दर को उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रति इकाई समय में जीवों द्वारा जैव बायोमास के उत्पादन की दर को उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और उत्पादकता को प्रायः जी मीटर स्क्वायर प्रति ईयर्स CL मीटर स्क्वायर प्रति ईयर्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैव भार उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। जैव भार उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। जैव भार से तात्पर्य है किसी समय किसी जीव के शुष्क भार को मापने से है। किसी भी जीव के शुष्क भार के मापने से है।
उत्पादकता दो प्रकार की होती है। उत्पादकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता। कहता है उत्पादकता को पढ़ाया जी मीटर स्क्वायर ईयर्स है ना, कैलोरी मीटर स्क्वायर अर्थ या ईयर बाई आर के द्वारा है ना व्यक्त किया जाता है। जैव भार के उत्पादन की दर, जैव भार उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। जहाँ जैव भार से तात्पर्य है किसी भी समय जीव के शुष्क भार के मापने से है। उत्पादकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। उत्पादकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता जिसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कहता है उत्पादकता द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला, कुल प्राथमिक उत्पादकता। कुल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुल का अंग्रेजी हो गया ग्रॉस, प्राथमिक माने प्राइमरी, उत्पादकता माने प्रोडक्टिविटी। दूसरा हो गया शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तीसरा में है कुल प्राथमिक उत्पादकता या सकल प्राथमिक उत्पादकता, जीपीपी। जीपीपी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जैव भार या कार्बनिक पदार्थों की कुल उत्पादन की दर को सकल या प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। सकल या प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। आगे है शुद्ध वास्तविक के प्राथमिक उत्पादकता, एनपीपी। उत्पादकों की श्वसन क्रिया के बाद बचे हुए जैव भार या जैव ऊर्जा की दर, जैव भार या जैव ऊर्जा की दर को शुद्ध वास्तविक की प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। शुद्ध वास्तविक या प्राथमिक उत्पादकता का अर्थात शुद्ध वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता कुल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन दर। शुद्ध वास्तविक की प्राथमिक उत्पादकता बराबर कुल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन दर। कहने का हुआ कि एनपीपी मतलब हो गया आपका कि वास्तविक शुद्ध वास्तविक है ना, शुद्ध वास्तविक प्राथमिक के उत्पादकता एनपीपी तो बराबर जीपीपी माइनस रेसिपिरेशन रेट। रेसिपिरेशन रेट श्वसन दर का अंग्रेजी रेसिपिरेशन रेट, जीपीपी माइनस रेसिपिरेशन रेट। जीपीपी बराबर इक्वल टू एनपीपी प्लस रेसिपिरेशन रेट, जीपीपी माइनस आर जीपीपी माइनस रेसिपिरेशन रेट बराबर एनपीपी। एनपीपी ये हो गया आपका फॉर्मूला। आगे है द्वितीय के उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द्वितीय उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उत्पादकों द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता करते हैं। उत्पादकों के द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जन, उपभोक्ता प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जन तथा अधिकांश भाग श्वसन व शरीर के देखभाल में प्रयुक्त करते हैं। कुछ भाग
उत्सर्जन तथा अधिकांश भाग श्वसन तथा शरीर के देखभाल में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार से संग्रहित ऊर्जा द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। इस प्रकार से संग्रहित ऊर्जा द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। प्राथमिक उत्पादकता की निर्भरता। प्राथमिक उत्पादकता की निर्भरता। प्राथमिक उत्पादकता की निर्भरता। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषक की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के परितंत्र भिन्न प्रकार के परितंत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व शुष्क भार के रूप में 170 मिलियन टन आंका गया है। 170 मिलियन टन आंका गया है तथा समुद्री उत्पादकता 55 मिलियन टन है ना। संपूर्ण जीवमंडल का वार्षिक के प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 मिलियन टन आंका गया है, जबकि समुद्री की उत्पादकता में 55 मिलियन टन। समुद्री की उत्पादकता में 55 मिलियन टन। अपघटन डिकम्पोजिशन। अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपघटकों द्वारा पौधे व जंतुओं के मृत भागों के ऊपर क्रिया करके उनके जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल CO2 जल अकार्बनिक पदार्थ के में परिवर्तित कर देता है। जल वह अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। CO2 व जल वातावरण में पुनः निर्माण अपघटन प्रक्रिया द्वारा होता है। CO2 व जल का वातावरण में पुनः निर्माण अपघटन प्रक्रिया द्वारा होता है। कहता है पादपों व जंतुओं को मिलते अवशेष सरदे अपरदे डिट्राइट्स कहलाते हैं। पादपों व जंतुओं को मृत अवशेष को अपरद या डिट्राइट्स कहते हैं। अपरद या डिट्राइट्स कहते हैं। अपघटन के चरण निम्नलिखित है। अपघटन के चरण निम्नलिखित है। विखंडन विखंडन जिसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। विखंडन को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। विखंडन का अंग्रेजी नाम फ्रैगमेंटेशन होता है। इस प्रक्रिया में अपरद के बड़े बड़े टुकड़ों या भागों का विखंडन अपरदाहारी डेट्रीवर्स जीवों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में मतलब विखंडन की प्रक्रिया में अपरद मतलब मरे हुए जंतु है ना। जंतुओं के मृत अवशेष को अपरद कहते हैं। अपरद यानी मरे हुए जंतु। अपरद जिसको अंग्रेजी में डिट्राइट्स कहते हैं। अपरद का अंग्रेजी डिट्राइट्स। अपरद का अंग्रेजी आपका क्या हो गया? डिट्राइट्स के बड़े बड़े टुकड़ों या भागों का विखंडन किसके द्वारा? जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको अपरदाहारी। अपरद का और
अपरदहारी, अपरदहारी मतलब मृत जीव, मृतहारी, अपरदहारी जिसको कहते हैं द्वितराई, द्वितराई बोरस, द्वितराई बोरस, द्वितराई बोरस जीवों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। केचुआ जो है इसका उदाहरण है, केचुआ इसका उदाहरण है, केचुआ इसका उदाहरण है। आगे आपका है निच, आपका आगे है निक्षालन, निक्षालन मतलब लिंचिंग, निक्षालन लिंचिंग। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में निक्षालन मतलब लिंकिंग है ना। इस प्रक्रिया में के अंतर्गत जल विलय कार्बनिक पोषक, जल विलय कार्बनिक पोषक में भूमि मृदा संस्तार, भूमि मृदा संस्तार सौरी होरिजन में प्रवेश कर जाते हैं, सौरी होरिजन में प्रवेश कर जाते हैं और अनुलब्ध लवण के रूप में अवशेषित हो जाते हैं। कहता है निक्षारण है ना, निक्षारण लिंचिंग। उस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक के भूमि मृदा संस्तर, मृदा संस्तर है ना, मृदा जो सॉइल हॉरिजॉन्टल में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवशेषित हो जाते हैं और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवशेषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवशेषित हो जाते हैं। आगे है तत्व मुक्त करता है, तत्व क्या करता है? मुक्त करता है। इस क्रिया को खनिजीकरण कहते हैं, इस क्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपोजिशन, फैक्टर अफेक्टिंग द कंपोजिशन, फैक्टर अफेक्टिंग द कंपोजिशन। आगे है सवाल आपका उत्तर, अपघटन की दर जलवायु घटकों तथा, जलवायु घटकों तथा है ना अकार्बनिक संगठन द्वारा निर्धारित होती है। अगला है अपरदन, अपरदमी काइटिन व लिग्निन, काइटिन व लिग्निन पदार्थों की अधिकता अपघटन की दर को कम कर देती है, अपघटन की दर को कम कर देती है। अपरद में नाइट्रोजन की प्रचुरता व लिग्निन की कमी अपघटन की दर में वृद्धि कर देती है। अपरद में नाइट्रोजन की प्रचुरता व लिग्निन की कमी की अपघटन की दर में वृद्धि कर देती है। सामान्यतः 25 डिग्री सी से अधिक तापमान व आर्द्र परिस्थिति अपघटन के लिए अनुकूल होती है। सामान्यतः 25 डिग्री सी से अधिक के तापमान व आर्द्र परिस्थिति अपघटन के लिए अनुकूल होती है। यहाँ देख रहे हैं मिट्टी से उगा हुआ जो है पौधा है, यहाँ पर मिट्टी से उगा हुआ पौधा है, मिट्टी से उगा हुआ पौधा, ये ट्री ऑफ ग्रोथ। यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से इसका पत्ता जो है हरी पत्ती जमीन पर गिरता है। अब गिरने के उपरांत क्या होता है, जो यहाँ पर देखिए ये लीफ से, ये लीफ से जो है ये हरी पत्ती गिरती है, ये ग्रीप लीव्स फॉल टू द ग्राउंड। अब गिरने के उपरांत क्या होता है, या तो इसका दो भाग हो सकता है, या तो इसको कीड़ा खा जाए, या इसको कीड़ा खा जाता है, कीड़ा खा जाता है, कीड़ा खा गया तो क्या होगा जरा देखिए, कीड़ा खा गया तो फिर कीड़ा खा गया
या फिर यहाँ से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जो पढ़ो पढ़ देते हैं, है ना। यहाँ पर कीड़ा खा गया है। यहाँ पर आपका है कुछ भोज्य पदार्थ जो है रासायनिक क्रियाओं द्वारा मृदा को निस्सारित कर दिया जाते हैं। सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। सॉइल ना सॉइल सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल, सॉइल में बदल देता है बाय केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन से इस पत्ता को डायरेक्ट क्या कर रहा है, सॉइल में बदल दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो आगे कहानी बढ़ती है, आगे कहानी बढ़ा देते हैं। यहाँ से दो भाग में बता, एक ये भाग एक ये भाग। यहाँ से जो है ये कहानी बता, या यहाँ से फिर ये कहानी बता। यहाँ से फिर ये कहानी में आया, ये कहानी से ये कहानी। ये कहानी है आपका ऑर्गेनिक, ये कहानी आपका है कार्बनिक पदार्थ का युक्त मृदा, ऑर्गेनिक रिच सॉइल। और इससे आपको यहाँ पर देखा जा रहा है कि इससे पुनः क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। ये जो वाक्यांश है पढ़ लेते हैं। पातियों के आंशिक अपघटनों जैसे कवकों एवं जीवाणुओं द्वारा उपभोग की जाती है। इनका रूप खोकर कचरे में बदल जाता है। इनका रूप खोकर कचरे में बदल जाता है। आगे है आपका Leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria. They begin to lose form and become little केचुआ जीवाणुओं द्वारा कवक का द्वारा अपघटन, further decomposition by earthworm, bacteria, mite और फंजी etc है, फंजी etc है। तो यहाँ हम पढ़ा रहे थे आपका वो अपचयन, यहाँ पढ़ा रहे थे आपका अपचयन। अपचयन बोले तो कैटाबोलिज्म, अपचयन बोले तो कैटाबोलिज्म, अपचयन बोले तो कैटाबोलिज्म जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा निमुक्त विकारों द्वारा अपरदों को अपचय क्रिया, अपरदों को अपचय क्रिया, इनका अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होता है। इनका अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होता है। अपचय बोले तो कैटाबोलिज्म जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा निर्मुक्त विकारों द्वारा अपरदों को अपचय क्रिया, इनका अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है। आगे है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन इसके फल द्वारा एक गहरे रंग का रवाहीन पदार्थ का निर्माण होता है। ह्यूमिफिकेशन इसके द्वारा एक गहरे रंग का रवाहीन पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें पोषक तत्वों की भंडार होती है, जिसमें पोषक तत्वों की भंडार होती है। इसे हुमस कहते हैं, इसे हुमस कहते हैं। यह सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होती है, यह सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होती है। आगे है खनिजीकरण, खनिजीकरण मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण मिनरलाइजेशन। हुमस पुनः कुछ सूक्ष्मजीव द्वारा खंडित होकर अकार्बनिक पोषण, अकार्बनिक पोषण, पोषण निम्न तापमान 10 डिग्री सी पर 10 डिग्री सी पर अपघटन क्षीण हो जाता है, अपघटन क्षीण हो जाता है। ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो, प्राकृतिक तंत्र में अधिकतर स्वपोषी पादपों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सन है। स्वपोषी में ही ऊर्जा का एनर्जी का फ्लो, प्राकृतिक तंत्र में अधिकतर स्वपोषी पादपों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सन है। आपका पृथ्वी पर पहुंचने जाने वाली कुल प्रकाश, पृथ्वी पर पहुंची जाने वाली कुल प्रकाश
ऊर्जा के केवल 1% भाग ही पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। पृथ्वी पर अगर 100% प्रकाश आता है तो पौधा उसका 1% ही यूज में लाते हैं। पृथ्वी का कुल प्रकाश संश्लेषण लगभग 90% भाग जलीय पौधा 90% भाग जलीय पौधा के उपयोग करता है। 10% ही आपका स्थलीय पौधा उपयोग प्रकाश संश्लेषण का करता है। 10% जलीय पौधा। विशेषता समुद्री शैवालों तथा व दायित्वों द्वारा संपन्न होता है। विशेषता समुद्री शैवालों व दायित्वों द्वारा संपन्न होता है और शेष भाग स्थलीय पौधा द्वारा होता है। शेष भाग स्थलीय पौधा द्वारा होता है। आगे है कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा के औसतन 10% से अधिक ऊर्जा अपने शरीर में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कहता है कोई भी जीव प्राप्त ऊर्जा के औसतन 10% से अधिक ऊर्जा अपने शरीर में प्रयोग नहीं कर पाता तथा शेष 90% का ऊर्जा ऊष्मा के रूप में या श्वसन आदि क्रियाओं में नष्ट या ह्रास हो जाती है। अर्थात खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण केवल एक पोषक स्तर ट्रॉपिकल लेवल पर लगभग 10% ऊर्जा संग्रहित होती है। इसे पारिस्थितिकी दशांक का नियम रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथ कहते हैं। यह नियम लेंडेमान ने दिया था। पारिस्थितिकी का दशांश का नियम किसने दिया था? लेंडेमान ने। पारिस्थितिकी का दशांक का नियम किसने दिया था? लेंडेमान ने दिया था। पारिस्थितिकी का दशांक का नियम किसने दिया था? लेंडेमान ने दिया था। अगला सवाल है खाद्य श्रृंखला या परितंत्र उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों को पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। एक विकसित परितंत्र में निम्नलिखित पोषक स्तरें या ऊर्जा स्तरें पाई जाती है। एक विकसित परितंत्र में निम्नलिखित पोषक स्तरें या ऊर्जा स्तरें पाई जाती है। उत्पादक प्रथम पोषक स्तर प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर और द्वितीय पोषक उपभोक्ता मांसाहारी तृतीय पोषक स्तर तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ व अंतिम पोषक स्तर पोषक स्तर। यहाँ चित्र दिखाया गया है। चित्र में देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका सूरज है, सन है ना, और ये आपका हीट मिल रहा है। तो ये जो हीट का जो है 90% जो है आपका ख़त्म हो जाता है। 10% जो है आपको पौधा जो है यूज कर सकता है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ध्यान से जूम कर देते हैं तो यहाँ पर पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़िए। लिखा हुआ है कि पोषण स्तर फर्स्ट ट्रॉफिक उपभोक्ता लेवल प्रोड्यूसर प्लांट पादप है ना। तो पोषक का प्रथम पोषक स्तर कौन हो गया? आपका प्लांट हो गया। फर्स्ट ट्रॉफिक है ना, प्रथम पोषक स्तर पादप हो गया। दूसरा आपका हो गया द्वितीय पोषक स्तर। दूसरा में आपका क्या हो गया?
द्वितीय पोषक स्तर हो गया, दूसरा में आपका द्वितीय पोषक स्तर हो गया है, जिसको सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसमें आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, द्वितीय पोषक स्तर में आपका शाकाहारी आ रहा है, क्या आ रहा है, शाकाहारी आ रहा है। इसको ध्यान से देखिए, इसमें नजर आएगा कि आपको शाकाहारी आते हुए, शाकाहारी है ना, जिसमें शाकाहारी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हार्बी बोलस, शाकाहारी। तीसरा में आपको आ गया, आपको तीसरा जो है आपको आ जाता है, क्या आ जाता है, कार्निवोरस है ना। तीसरा में आपका आ जाता है तृतीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर है आपका उपभोक्ता, तृतीय लेवल ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस और मांसाहारी। और इसी में आपका आ गया है आपका चिड़िया, देखिए इसको खा रहा है, चिड़िया खा रहा है, इसको कौन खा रहा है, चिड़िया खा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हित है। और चौथा में आ गया आपका, क्या आ गया, चतुर्थ में आपका, चतुर्थ में आ गया है, चतुर्थ में आपका आ गया है चतुर्थ पोषण स्तर उपभोक्ता, ट्रॉफिक लेवल, टर्जरी कंज्यूमर, मांसाहारी, टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। इस ढंग से आपको ये चित्र जो दिखाया गया है हित मिलते हुए। और यहाँ पर आगे हम चलेंगे, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के बारे में पढ़ने के लिए, फूड चेन के बारे में पढ़ने के लिए। तो जो खाद्य श्रृंखला होता है, जो फूड चेन होता है, वह जीव मंडल या परितंत्र के विभिन्न जीव, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघातक, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, है ना। जीव मंडल का परितंत्र में केवल विभिन्न जीव, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघातक, परोक्ष या अपरोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। पौधा भी आदमी पर निर्भर रहता है, आदमी भी पौधा पर निर्भर रहता है ना। लेकिन आदमी पौधा पर निर्भर रहता है, सबको दिखाई देता है, लेकिन पौधा आदमी पर निर्भर रहता है, ये सबको दिखाई नहीं देता, इसको पड़ोस कहा गया। आप प्रत्यक्ष को पड़ोस बोलते हैं, आप प्रत्यक्ष को पड़ोस बोलते हैं, ठीक है। आगे है, आप प्रत्यक्ष को तो पड़ोस हो गया। उत्पादक भोजन का निर्माण करता है, उत्पादक भोजन का क्या करता है, निर्माण करता, तथा उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी जंतु और शाकाहारी जंतुओं को विभिन्न श्रेणी में के मांसाहारी उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार परितंत्र में भोज्य पदार्थ के हस्तांतरण के लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जाओं के हस्तांतरण के क्रमबद्ध का प्रवाह को पथ खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। ये देखिए तृतीय यहाँ पर से दिखाया गया है। सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उत्पादक है, जिसको कहते हैं प्रथम पोषण स्तर। प्राथमिक के उत्पादक को प्रथम पोषण स्तर भी कहते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसको उत्पादक कहते हैं। और यहाँ पर पादप पे जो है, इसमें उदाहरण में आ गया है, उदाहरण में आपका हो गया फाइटोप्लैंक्टन है, ग्रास है, ट्री है, घास वृक्ष है, वगैरह वगैरह। तो इस ढंग से हम यहाँ पर देखें, लेकिन अब इसकी कहानी आगे बढ़ती है। ये जो प्राथमिक है ना, ये जो आपका प्राथमिक है, ध्यान से देखिए, प्राथमिक जो उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक से आपका क्या हो गया,
प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता बन गया। प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता बन गया। और प्राथमिक उपभोक्ता को ही हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को हम द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं। द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं। और इसका उदाहरण आपका है जैतून। इसका उदाहरण आपका क्या है, देखिए इसका उदाहरण आपका जैतून है, प्रावक है। ध्यान से देखिएगा, इसका आपका जो है जैतून है और प्रावक है जैतून, जू प्लैंक्टन और ग्रास हॉपर, तिद्दे, काऊ इत्यादि, ये सब जो है पेड़ पौधों को खाने वाला जीव है। इसी इसको द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर, पोषी स्तर ऊर्जा के हिसाब से होता है जो सूर्य के प्रकाश से निकलता है, प्रथम द्वितीय चतुर्थ। जबकि आपका कंज्यूमर उपभोक्ता जो होता है पौधों को खाने पर उपभोक्ता होता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, अब आ जाइए तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता है ना, द्वितीय आपका हो गया था, प्राथमिक हो गया, द्वितीय हो गया। प्राथमिक को यहाँ पर द्वितीय कहा गया, ठीक है। अब आ जाइए द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता जो है आप जान रहे हैं कि द्वितीय उपभोक्ता जो होता है आपका क्या होता है, तृतीय पोषी स्तर होता है। थर्ड है ना, थर्ड आपका थर्ड पोषी स्तर, थर्ड आपका पोषी स्तर, ठीक है ना। थर्ड आपका पोषी स्तर लेबर कार्निवोरस शाकाहारी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें आपको कुछ कुछ आ रहा है, तो चिड़िया आ रहा है, मछली आ रहा है, भेड़िया आ रहा है। ये सारा जो है आपका तृतीय है, जो कि आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको आ जाता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता जो बड़ा मांसाहारी होता है, छोटे मांसाहारी को खा जाते हैं, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं तृतीय उपभोक्ता है, तलजारी कंज्यूमर बोलते हैं इसको, चतुर्थ पोषी स्तर बोलते हैं, फोर्थ ट्रॉफी लेबर, टॉप कॉर्निवोरस। और इसमें मैन आपका आ गया, अल्वाइन आ गया, जो कि मांसाहारी जीवों को खाता है, मोलवाइन जीवों को खाता है। इस ढंग से इसकी कहानी यहाँ तक आपकी बढ़ी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको पढ़ना है परितंत्र। आपको पढ़ना है परितंत्र। परितंत्र में जो आपको पढ़ना है परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ फूड चेन के बारे में पढ़ना है। खाद्य श्रृंखला तीन प्रकार की होती है। खाद्य श्रृंखला तीन प्रकार की होती है। पहला होता है चरण खाद्य श्रृंखला। चरण खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग चरण खाद्य श्रृंखला। दूसरा अपर या मृत परजीवी है ना, मृत पोषी जीवी। तो चरण खाद्य श्रृंखला हो गया अपर अथवा मृत पोषी जीव खाद्य श्रृंखला। और तीसरा हो गया परजीवी भोजन श्रृंखला। तो चरण खाद्य श्रृंखला को चरना का अंग्रेजी होता है ग्रेजिंग फूड, है ना, चरण खाद्य है ना, ग्रेजिंग फूड चेन और प्रीडॉक्टर फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन और प्रीडॉक्टर फूड चेन। दूसरा हो गया आपका अप्रद अथवा मृत पोषी जीव खाद्य श्रृंखला, जिसको कहते हैं डिट्रिटस ये, और सैप्रोफाइट्स फूड चेन, सैप्रोफाइट्स फूड चेन, डिट्रिटस और सैप्रोफाइट फूड चेन। और तीसरा हो गया आपका पैरासाइट फूड चेन, पैरासाइट फूड चेन। ये आपका तीन हो गया है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है चरण अथवा परभक्षी श्रृंखला। पहला ले रहे हैं चारण अथवा परभक्षी। चारण को दूसरा नाम परभक्षी भी है, खाद्य श्रृंखला। इसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन और प्रीडेटर फूड चेन। ग्रेजी फूड चेन या प्रीडेटर फूड चेन। प्रीडेटर माने परभक्षी, प्रीडेटर माने होता है परभक्षी। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हरे पौधों अथवा उत्पादकों से
आरंभ होकर सरकारी शाकाहारी छोटे जीव से मांसाहारी बड़े जीव पर समाप्त होती है। मांसाहारी बड़े जीव पर समाप्त होती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। अगला है चरण खाद्य। चारण खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कोशीय स्तर पर जीवों का आकार तो बढ़ता है, आकार तो बढ़ जाता है, परंतु संख्या कम होती जाती है। हरिचंदन ने चरण खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला को इल्सन फूड चेन इल्टन फूड चेन हचिसन ने चरण खाद्य श्रृंखला को एल्टेनन फूड चेन तथा ओदम ने आर्बोतिक भोजन श्रृंखला कहा है। ओदम ने आर्बेतिक भोजन श्रृंखला कहा है। नाम बड़ा अजीब है, एल्टेनन। सो टाइम लग गया इसमें, है ना। और ओदम ने क्या कहा है, ये हचिसन ने कहा था, अजीब नाम दिया है, नाम उसका भी अजीब है, हचिसन, है ना। ओदम ने इसको आयुर्वेदिक भोजन श्रृंखला कहा है। यहाँ पर देख सकते हो, उसका उदाहरण में है आपका, क्या उदाहरण में है, यहाँ पर देखो, घास हरे पौधे कौन खाता है, तिद्दा खाता, तिद्दा से मेढक, मेढक से सांप, सांप से मोर। या फिर आपका घास हरे पौधे को हिरण खाता है, हिरण से मनुष्य खाता है। घास हरे पौधों को चूहा खाता, चूहा से सांप खाता, सांप से बाज खाता। और घास हरे पौधों को चूहा खाता, चूहा से बिल्ली खाता, बिल्ली को कुत्ता खाता, कुत्ता को भेड़िया खाता। और इसी ढंग से आपका शैवाल हो गया, परंख हो गया, जंतु परावक एवं शाकाहारी मछलियाँ हो गया, मांसाहारी हो गया, इस ढंग का बात हो गया है। मछलियाँ जो है मगर है, मछलियाँ घड़ियाल है। तो हम पढ़ने जा रहे थे कि भाई अपरद अथवा मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला के बारे में। अपरद अथवा मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला के बारे में, जिसको कहते हैं अपरद के वो पहले बोल चुके हैं, डेट्रिटस होता है। और मृतजीवी को कहते हैं अस्पायरोफाइट फूड चेन। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को कहते हैं अस्पायरोफाइट फूड चेन। यह खाद्य श्रृंखला मृत गले सड़े पौधे व जंतुओं के प्रारंभ होकर सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक की ओर अग्रसर होता है। कहता है यह खाद्य जो श्रृंखला है मृत गले व सड़े पौधे व जंतुओं से प्रारंभ होकर सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक की ओर अग्रसर होती है। मृत जीवों से भोजन प्राप्त करने के कारण इस श्रृंखला को मृतजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कहता है मृत जीवों से भोजन प्राप्त करने के कारण इस श्रृंखला को मृतजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आगे है, यह प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित नहीं होती। यह प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित नहीं होती। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में भी निरंतर पोषक स्तरों का आकार बढ़ता जाता है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में निरंतर पोषक के स्तर का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। सबसे पहले यहाँ दिखाया गया मृतजीवी कहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ वो जो था आपका घास और पात से शुरू होता था, लेकिन यहाँ केचुआ और कवक और घोंघा शुरू हुआ है।
मृतजीवी पदार्थ, है ना, केचुआ से को मेढक खाया, मृतजीवी को केचुआ खाया, और केचुआ को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को चिड़िया खाया, चिड़िया पक्षी। दूसरा आपका कवक हो गया, मृतजीवी को कवक खाया, कवक से जीवाणु खाया, जीवाणु है ना, कवक को जीवाणु खाया, जीवाणु को छोटी मछलियाँ खाया, छोटी मछलियाँ से बड़ी मछलियाँ खाया, फिर पक्षी खाया। कवक हो गया, कवक को गिलहरी खाया, गिलहरी को से बाज पक्षी खाया, मृतजीवी को घोंघा खाया, घोंघा को सुरु खाया, सुरु को उल्लू खाया। तो ये ढंग से जो ये इसको कहते हैं मृतजीवी खाद्य श्रृंखला, है ना, मृतजीवी खाद्य, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, मृतजीवी देत्रिटस या आस्पारोफाइट फूड चेन, देत्राइटस या आस्पारोफाइट फूड चेन। और पहला जो था, जो घास वाला था, उसको कहते थे, क्या कहते थे, बहुत सारा नाम था, लेकिन ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। तो ये ढंग से कहानी बढ़ रही थी। आगे है आपकी परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला में इसको पैरासाइट फूड चेन कहते हैं, पैरासाइट फूड चेन कहते हैं। यह खाद्य श्रृंखला उत्पादक से आरंभ होकर बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर, उत्पादक या खाद्य श्रृंखला उत्पादक से आरंभ होकर बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर, अर्थात परपोषी से परजीवी की तरफ अग्रसर होती है, परपोषी से परजीवी की तरफ अग्रसर होती है। इसको परजीवी खाद्य श्रृंखला पैरासाइट फूड चेन कहते हैं, इसे पैरासाइट फूड चेन कहते हैं, इसे पैरासाइट फूड चेन कहते हैं, इसे पैरासाइट फूड चेन कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या रहता है, इस खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का आकार तो घटता जाता है, इस खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का आकार तो घटता जाता है, परंतु पोषक स्तरों की संख्या बढ़ती जाती है, पोषक स्तरों की संख्या बढ़ती जाती है। उदाहरण सूर्य, घास, हिरण, शेर, जू। सूर्य, घास, हिरण, शेर, जू। आगे है सूर्य, पादप, चिड़िया, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, जोंक, मच्छर आदि, जीवाणु, जोंक, मच्छर आदि। खाद्य जल फूड वेब, खाद्य जल फूड वेब किसी भी इकोसिस्टम में कोई खाद्य श्रृंखला विरागित आइसोलेटेड अवस्था में क्रियाशील नहीं होती, बल्कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से गुंथकर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल या उसे फूड वेब कहते हैं, खाद्य जाल या उसे फूड वेब कहते हैं। खाद्य जालों में कोई भी सजीव केवल एक परपोषीय स्तर पर क्रियाशील नहीं होती, खाद्य जाल में कोई सजीव केवल एक परपोषीय स्तर पर क्रियाशील नहीं होती, बल्कि एक समय में वे एक से अधिक स्रोतों से भोजन प्राप्त करता है, स्वयं भी एक से अधिक पोषक स्तरों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। इस कारण खाद्य जल अत्यंत जटिल ऊर्जा पथ होता है। किसी भी इकोसिस्टम के अत्यंत स्थायित्व के लिए खाद्य जल का जटिल होना आवश्यक है, क्योंकि खाद्य जल में ऊर्जा के अनेक वैकल्पिक अल्टरनेटिव पथ पाए जाते हैं, जिससे किसी पोषक स्तर पर यदि अचानक जीव समष्टि कम हो जाए तो परितंत्र की कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी स्तर पर अन्य उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाती है। किसी परितंत्र इकोसिस्टम में जितना जटिल एवं विस्तृत खाद्य जाल होगा, उतना ही वह परितंत्र अस्थायी होगा। जितना जटिल एवं विस्तृत खाद्य जाल होगा, उतना ही वह परितंत्र अस्थायी होगा। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम 1927 में चार्ल्स एल्टन ने विकसित की। इसी कारण इन्हें इल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। प्रत्येक परितंत्र में पाए जाने वाले सभी पोषक स्तरों को के बाद एक सोपानों में व्यवस्थित रखते हैं। प्रथम पोषक स्तरों को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषक स्तरों को चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो स्तूपाकार पिरामिड का मानचित्र प्रदर्शित होता है, जिसे पारिस्थितिकी स्तूप इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। पिरामिड की आधारीय भाग में उत्पादक, उसके ऊपर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं शीर्ष के सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता का क्रम आता है। सामान्यतः प्रत्येक पिरामिड के निचले स्तर पोषक स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक तथा उच्चतम पोषक स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है। नीचे में ज्यादा रहेगा पिरामिड में और ऊपर सबसे कम रहेगा। पिरामिड भी जो के तरीका से बनाया जा रहा है, नुकीला होता है पिरामिड, इसलिए ऐसा ही चला। बाघ से बहुत कम मिलता है और जीवाणु विषाणु बहुत ज्यादा मिलता है। पिरामिड के प्रकार, टाइप ऑफ पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जीवों की संख्या का पिरामिड। दूसरा, जय भार के पिरामिड। तीसरा, ऊर्जा के पिरामिड। पिरामिड 3 प्रकार के बांटा गया है। जीवों की संख्या का पिरामिड, जय भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। जीवों की संख्या के पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड जीवों की संख्या का पिरामिड कहलाता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड है ना, जो जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करेगा पिरामिड, उसको जीवों की संख्या का पिरामिड कहलाता है। अगला है ऐसे पिरामिड के आधार पर उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक तथा
प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जाती है। पिरामिड सीधे अपराइट होती है। अपराइट मतलब ऊपर की ओर होता है, नीचे ज्यादा संख्या, फिर कम संख्या, फिर कम संख्या, फिर कम संख्या। उदाहरण के लिए घास, उदाहरण के लिए आपको घास के मैदान का खेत, एक तालाब, एक वृक्ष का जीवों की संख्या का पिरामिड सदैव क्या होता है? उल्टा इन्वर्टेड होता है। सदैव उल्टा इन्वर्टेड होता है, क्योंकि वृक्ष अकेले ही मूल उत्पादकता है। इसके फलों के खाने वाले पक्षियों की संख्या अधिक है तथा पक्षियों पर परजीवी के रूप में पाए जाने वाले कीटों की संख्या पंछियों से भी अधिक है। तो यह कह रहा है कि एक वृक्ष जीवों की संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि वृक्ष पर अकेले ही मूल उत्पादक है। एक है उसके फलों की संख्या, उसके फलों के खाने वाले पंछियों की संख्या अधिक है, और पक्षियों पर परजीवी के रूप में पाए जाने वाले कीटों की संख्या पक्षियों से अधिक है। तो वृक्ष का जो आपका पिरामिड बनता है संख्या वाला, वो उल्टा पिरामिड बनता है। नीचे आपका पेड़ हो गया, आपका संख्या की दृष्टि से एक पेड़ रहेगा तो उस पर ढेर सारा पक्षी रहेगा, है ना। इसमें पक्षी रहेगा, ढेर सारा पक्षी रहेगा, और उसके बाद आपका क्या रहेगा? आपका कीट रहेगा, ढेर सारा कीट रहेगा। तो इस ढंग से आपका जो है बढ़ते गया संख्या। आगे आपका कह रहा है पक्षियों के परजीवी के रूप में पाए जाने वाले कीटों की संख्या पक्षियों की संख्या से क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आया गया, है ना। आगे आपका जो है यहाँ पर फिगर है, देख लिया जाए क्या फिगर में दिया है। हाँ, तो फिगर आपका है कि यहाँ पर पिरामिड को, है ना, यहाँ पर पोषी स्थल दिखाया गया है, यहाँ व्यक्तियों की संख्या दिखाया गया। तृतीय पोषी स्थल जो है उसमें 3 गो संख्या है व्यक्तियों का। द्वितीय में क्या है आपका 3500-400। अब प्राथमिक में आपका क्या था? प्राथमिक उपभोक्ता 708,000, मतलब कि 7 लाख और 8,000। और आपका उपभोक्ता में उत्पादन में था 5,842,000, 5,58,42,000। ये एक तरह का पिरामिड ही बन रहा है जो संख्या को दर्शा रहा है। एक तरह का क्या बन रहा है? पिरामिड ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है घास के मैदान में पारिस्थितिकी का तंत्र का पिरामिडीय लगभग 6 मिलियन पादपों के उत्पादन पर आधारित तंत्र, है ना, को बताया गया है, जहाँ इसमें 6 मिलियन उत्पादक पर तो ये आकलन किया गया है। आगे आपका है जैव भार के पिरामिड। जैव भार का जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों के संपूर्ण जैव भार के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। जैव भार का पिरामिड ऑफ बायोमास, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों के जैविक भार के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जैव भार का
पिरामिड कहते हैं। सभी स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सभी स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। भार के अनुसार पिरामिड है ना, भार के अनुसार पिरामिड अपराहित होता है क्योंकि इनके उत्पादकों का जैव भार सबसे अधिक होता है। उत्पादक का जैव भार सबसे अधिक होता है और धीरे धीरे जैव भार घटते जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जैव भार का पिरामिड हमेशा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में, जल में अगर देखा जाए तो उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन स्थल में आपका सीधा होता है। जैव भार का बनता है क्योंकि ऐसे तंत्र सर्वोच्च उपभोक्ता का जैव भार अधिक होता है ना। जलीय में आपका जो सबसे ऊंचा रहता है उसका जैव भार अधिक होता है। यहाँ पे एक पिरामिड दिखाया गया है जिसमें पेड़ पौधा का संख्या किलो को वजन 8 से 9 किलो है। तो प्राथमिक उपभोक्ता का वजन 37 किलो, द्वितीय उपभोक्ता का 11 किलो और तृतीय उपभोक्ता का 1.5 किलोग्राम। लेकिन यही जो है जल में अगर चलते तो उल्टा होता है। प्राथमिक उपभोक्ता 21 किलो और आपका 4 किलो हो गया, आपका 21 किलो और 4 किलो। यहाँ लिखा हुआ है जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड तालाब का जैव भार, तालाब का जैव भार। तो यहाँ पर आपका उत्पादक है जो कम है और प्राथमिक उपभोक्ता जो है ज़्यादा है। प्राथमिक उपभोक्ता ज़्यादा है। अब यहाँ पढ़ रहे हैं ऊर्जा पिरामिड। क्या पढ़ रहे हैं? ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि ऊर्जा जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? अपराहित होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा अपराहित बनता है। अपराहित बनता ही है क्योंकि उत्पादकों में हमेशा प्रत्येक क्रमिक स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा धीरे धीरे कम होती है। ऊर्जा की कुल मात्रा धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है।